अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study the summer vacation work of class 9 of chemistry. So I hope that you have the book, notebook, the summer vacation book and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your summer vacation book. But first we have to recite the dua of ilm. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. Inshallah, my dear students, after this lecture, students will be able to understand the short answers which is present in your summer pack, and one by one, inshallah, we will study and discuss these things out. The section B, this is our remaining question that inshallah we will study in this lecture, and the question number 8 is, what is change in enthalpy and how does it help to identify the thermochemical reactions. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये चेंज इन एंथैल्पी वगैरह क्या है और ये किस तरह जो है वो डिफरेंशिएट हम इसको कर सकते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन से, या वो किस तरह में हेल्प करती है उसको आइडेंटिफाई करने में। तो पहले तो हम एंथैल्पी को डिस्कस करते हैं, जो कि एच से जिसको डोनेट किया जाता है कि टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम एट अ कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। कि जब भी रिएक्शन के दौरान आपकी एक कांस्टेंट प्रेशर पे काइनेटिक या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जो उनका टोटल है या तो वो आपके पास एंथैल्पी कहलाता है। चेंज इन एंथैल्पी नेम से जाहिर है कि चेंज इन द हीट ऑफ अ सिस्टम, कि जब इनके अंदर जो है वो चेंज या उनका जो डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है तो वो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी कहलाता है, जिसको हम डेल्टा एच से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है कि एंथैल्पी फाइनल में से अगर आप इनिशियल एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो डोनेट करेगी आपकी चेंज इन एंथैल्पी को। या हम इसको आमतौर पे ये भी कह सकते हैं कि अगर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जी यानी कि जो रिएक्शन आपके पास होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का, तो इसमें अगर आपके पास जो हीट आ रही है प्रोडक्ट की उसमें से अगर आप माइनस करवा देते हैं रिएक्टेंट की हीट को, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास चेंज इन एंथैल्पी कहलाएगा। अब सवाल ये है कि वो किस तरह इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस तरह थर्मोकेमिकल रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करती है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि हम अभी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास दो टाइप के हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन में किस तरह आपको हेल्प आउट करती है ये आप इसी फॉर्मूले के तहत शो ऑफ करती है। फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लें, आपके पास एच प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी आती है वो 100 आती है और रिएक्टेंट की जो आती है वो आपके पास आती है 50। तो जब आप 100 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके पास +50 डेल्टा एच आएगी। तो यहाँ पे जो +50 है जो डेल्टा एच आई है ये इस चीज़ को डोनेट कर रही है कि यहाँ पे थर्मोकेमिकल जो है वो एंडोथर्मिक हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा तो आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि 100 में से माइनस हुई 50 तो आपके पास +50 का जो आंसर आएगा जो इस चीज़ को डोनेट करेगा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि हम इसका अगर वाइस वर्सा कर लें या उल्टा कर लें कि अगर प्रोडक्ट की हीट 50 थी और 100 में से वो माइनस करेंगे तो बस -50 आएगा, यानी कि हीट रिलीज हुई है जो कि माइनस के साइन को डोनेट करिए और माइनस का साइन जो है रिएक्शन में डोनेट करेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन को। तो आप जब भी किसी भी रिएक्शन
के साइड में कोई भी वैल्यू लिखी हुई देखें और उस डेल्टा के साथ अगर आप कोई भी वैल्यू देखते हैं तो आपने सबसे पहले उसके साथ लगे हुए प्लस या माइनस को देखना है कि अगर वो प्लस वहाँ पर मौजूद है तो वहाँ वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और अगर वो नेगेटिव या माइनस है तो वो आपके पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। वैसे तो मैंडलीफ के मोर देन 4 साइलेंट फीचर्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस आपके लिए कि आपको इसमें से आपके पास चॉइस है कि आप इसमें से कोई भी 4 ईजिली तौर पर मेमोराइज कर सकते हैं, जिसमें से आपका फर्स्ट है कि मैंडलीफ की टेबल में जो है वो 12 हॉरिजॉन्टल रोशनी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जिसको हमने पीरियड्स का नाम दिया था, इसमें 8 वर्टिकल रोशनी जिसको हमने ग्रुप्स का नाम दिया था। एलिमेंट्स इन ईच वर्टिकल कॉलम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, के ऐसे वर्टिकल कॉलम के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी सेम प्रॉपर्टीज होगी। मैंडलीफ लेफ्ट सर्टेन वैकेंट स्पेसेस इन इज टेबल टू प्लेस सिमिलर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं तो ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इन पॉइंट्स को लाजमी मेमोराइज करें, क्योंकि ये उसके साइलेंट फीचर्स में सबसे अहम पॉइंट्स थे कि उसने कई इस तरह की वैकेंट स्पेसेस छोड़ी थी, खाली जगह छोड़ी थी, और उसने ये इस चीज़ को प्रिडिक्ट आउट किया था, उसने इस चीज़ की प्रेडिक्शन की थी कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो अब तक डिस्कवर्ड नहीं हुए। ही प्रपोज देयर नेम्स एका ब्रॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, और कईयों के तो उसने जो है वो नेम्स भी सजेस्ट आउट कर जिसमें उसका नाम उन्होंने एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन दिया। द ग्रुप नंबर इंडिकेट्स द हाईएस्ट वैलेंसी नंबर दैट कैन बी अटेन्ड बाय द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, और इसी के अंदर जो आपके पास ग्रुप नंबर हैं वो आपकी हाईएस्ट वैलेंसी को भी इंडिकेट करते हैं जो कि इस एलिमेंट के इस ग्रुप में शामिल होती है। आपका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। द फर्स्ट इज ए इज फ्यूजन, बी इज एवापोरेशन और इवेपोरेशन, द सी इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड द डी इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हम सिंपली इसकी 1-2 लाइन्स की इसकी डेफिनेशंस हैं, क्योंकि शॉर्ट आंसर्स हम डिस्कस करें तो सिंपली जो ए का जो आंसर है फ्यूजन के, फ्यूजन अकर्स व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड। जब भी कोई सॉलिड मैटर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा आपके पास तो वो आपके पास फ्यूजन कहलाएगा। बी है आपके पास एवेपोरेशन। ये एवेपोरेशन क्या मैटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस, और अगर कोई भी लिक्विड मैटर जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है तो आपके पास एवेपोरेशन या एवेपोरेशन कहलाएगा। सी है आपके पास न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। उसका लॉ कहता था लॉ ऑफ ऑक्टेव स्टेट्स दैट एवरी 8 एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। के जब लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था न्यूलैंड का उसमें यही बात लिखी थी कि हर 8 एलिमेंट जो है उसकी सेम प्रॉपर्टी होगी फर्स्ट वाले से, और उसको उसने जो अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के नंबर पर अरेंज किया था, जो कि हमने अपने टॉपिक्स के अंदर डिस्कस भी करा था। फिर आपके पास जो डी आपके पास है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शंस एट ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कई थ्योरीज के बाद हमें ये बात मालूम पड़ी थी कि केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की वो एक पीरियोडिक फंक्शन एक पीरियड के बाद जो है वो बेस करती है उनके एटॉमिक नंबर्स के ऊपर। तो या आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के ये डेफिनेशंस मौजूद हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर देयर इज। अब आपके पास यहाँ पे ए और बी पार्ट दिए हुए कि आपको 8 ग्राम्स ऑफ सल्फर दे देगी और 8.8 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल दे दिया गया, और आपको साथ में एटॉमिक मासेस भी बता दिए गए हैं कि जिसमें सल्फर का एटॉमिक मास 32 है, कार्बन का जो है वो 12 है और ऑक्सीजन का 16 है। तो इसका एक जनरल फार्मूला है कि नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अब या तो आपको एटम दिया जाएगा या तो आपको मॉलिक्यूल दिया जाएगा। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ कि सल्फर एक एटम है और CO2 एक मॉलिक्यूल है, तो जो होगा वो इसमें ऑप्शन वाइज आपने यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है इज इक्वल टू Na which is denoted by Avogadro's number multiplied by mass of substance and divided by the whole of atomic और molecular mass जो आपको दिया गया है। तो अब इसको हम A और B करके बहुत इजी तौर पे सॉल्व करते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले में डायरेक्ट
इस वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करें तो नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट ए में, और एन ए की जगह हम एवोगैड्रो नंबर पुट आउट करेंगे जो है 6.02 एक्सपोनेंशियल ऑफ 23 मल्टीप्लाई 8 जो है हमें पार्ट ए में गिवन था 8 ग्राम्स, और सल्फर जो है उसका एटॉमिक मास क्योंकि 32 होता है तो हम उसको उससे डिवाइड करवा दें। जब हम इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 1.505 एक्सपोनेंशियल ऑफ 23 ऑफ एटम्स। तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इसका आंसर ये है। उसी तरह सिमिलरली सेम इसी फॉर्मूले के थ्रू जब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पे नंबर ऑफ एटम शो नहीं करेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिखेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है। तो उसी तरह हम वैल्यू पुट करते हुए जाएंगे 6.02, और हमें क्वेश्चन में जो 8.8 ग्राम दिया था हमने उससे उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो 44 है ये हमने एटॉमिक मास फाइंड आउट किया है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम कैसे मॉलिक्यूलर मास जो है या एटॉमिक मास फाइंड कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंपली तौर पे आप एटॉमिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। कार्बन का जैसे एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का है 16, तो यहाँ पर 16 2 है, तो जब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। जब 32 में 12 को प्लस करेंगे तो आपके पास 44 बन जाएगा। तो जब आप इन सब को डिवाइड कराएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.204 एक्सपोनेंशियल 23 ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के 8.8 ग्राम्स के अंदर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट 4 यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सारे यूजेस हैं वैसे तो सल्फ्यूरिक एसिड के, मैंने यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा पॉइंट लिखे कि आप इसमें से अपनी मर्जी से कुछ कुछ पॉइंट्स को फाइंड आउट करके आप इजीली तौर पर अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं। जैसे कि जो मेजर यूजेस सल्फ्यूरिक एसिड का वो आपके पास है कि प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स है जिसमें आपके पास सुपर फॉस्फेट और लाइम और दूसरे बनते हैं। इसके अलावा कई और दूसरे केमिकल जैसे HCl, नाइट्रिक एसिड, सल्फेट, सॉल्ट्स, कुछ तरह के सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, आपके डाइज, पिगमेंट्स, एक्सप्लोजिव और ड्रग्स में भी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा कंसनट्रेटेड तौर पे काफ़ी डेंजरस होता है और उसको काफ़ी आपने केयरफुली तौर पे हैंडल करना होता है। या आपके होम में भी, आपके घर में भी जो है वो कई काम में इस्तेमाल होता है। आमतौर पे जब हम इसको ड्रेन क्लीनर के तौर पे यूज़ करते हैं कि जब हमें अपनी सैवरेज की लाइंस वगैरह साफ़ करनी होती है तो हम इसके अंदर ड्रेन आउट करवाते हैं। तो और ये हमारे घर की कई सैनिटेशन प्रैक्टिसेस के अंदर भी और हमारी होम की मेंटेनेंस के में भी काम आता है। तो ये मैं आपको जस्ट एक सिंपली एक पॉइंट्स में दे दिया, और आप इसमें से कई 3 से 4 पॉइंट्स को आप इजली तौर पर मीट आउट कर सकते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास मौजूद है आपके समर पैक के अंदर कि आपने कुछ टर्म्स को डिफाइन करने से आपके पास सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्युबिलिटी और क्रिस्टलाइजेशन है। तो उसकी वन लाइन की कुछ आप बहुत ईजिली हमारे पास डेफिनेशन मौजूद हैं कि सिंपली ए जो है हमारे पास सॉल्यूट क्या है, द माइनर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। जो भी आपके पास सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अंदर जो भी कम क्वांटिटी होती है वो आपके पास सॉल्यूट कहलाती है, और वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व की जाती है तो आपके पास वो सॉल्यूट कहलाता है। यानी कि सॉल्यूशन के अंदर जो डिज़ोल्व हो रहा होता है आपके पास वो सॉल्यूट कहलाता है। सॉल्वेंट क्या होता है आपके पास, द मेजर कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन एंड एबल टू डिज़ोल्व सॉल्यूट। मेजर कंपोनेंट इज सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू सॉल्यूट, और इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर रहा होता है, और तब जब ये डिज़ोल्व हो जाता है तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन बनता है। तो दोनों दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ऑपोजिट है कि सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही होती है वो आपके पास सॉल्यूट कहलाती है, और जो डिज़ोल्व कर रही होती है वो आपके पास सॉल्वेंट कहलाती है। सी पार्ट है हमारा सॉल्युबिलिटी। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी इज द प्रॉपर्टी रेफरिंग टू द एबिलिटी फॉर अ गिवन सब्सटेंस द सॉल्यूट टू डिज़ोल्व इन अ सॉल्वेंट। It is measured in the terms of the maximum amount of solute dissolved in a solvent. Solubility एक सलाहियत है, एक प्रॉपर्टी है सॉल्यूट की कि वो कितने अमाउंट में जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है सॉल्वेंट के अंदर। इस चीज़ को हम मेजर भी कर सकते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। तो ये एक तरह की एबिलिटी है जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान एक रिलेशन को जाहिर करती है। फिर आपके पास जो डी पार्ट है
जो डी आपके पास डेफिनेशन है वो है क्रिस्टलाइजेशन। वो क्या है? क्रिस्टलाइजेशन इज द सॉलिडिफिकेशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनटू अ हाईली स्ट्रक्चर्ड फॉर्म कॉल्ड अ क्रिस्टल। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्रिस्टल बनते हैं। और क्रिस्टल कैसे बनते हैं कि जब कुछ किस्म के एटम और मॉलिक्यूल जो एक तरह की ज्योमेट्रिकल शेप लेना स्टार्ट करते हैं, जिसको हम हाईली स्ट्रक्चरल शेप का भी नाम दे सकते हैं, तो आपके पास वो क्रिस्टल कहलाते हैं। यूजुअली दिस रेफर्स टू द स्लो प्रेसिपिटेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस। और ये आमतौर पे जो है काफ़ी स्लो प्रेसिपिटेशन इनकी होती है क्रिस्टल्स की सॉल्यूशन से, जो कि आपको सब्सटेंस हासिल हो रहा होता है। यानी कि जब आप सिंपली सॉल्यूशन को जब आप बना रहे होते हैं जिस सब्सटेंस के लिए, तो उसके अंदर जो भी क्रिस्टल या क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, तो वो काफ़ी स्लोली हो रहा होता है, क्योंकि इसको एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करना होता है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। द फर्स्ट वन इज रेडियो एक्टिविटी, सेकेंड वन इज एलोट्रॉपी, द थर्ड वन इज होमोलोगोसिस एंड द फोर्थ वन इज आइसोमेरिज्म। फर्स्ट हम देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। रेडियो एक्टिव डीके इज द प्रोसेस बाय विच अनस्टेबल एटम न्यूक्लियस लूजेस energy by radiation. A material containing unstable nuclei is considered as radioactive. आपके पास जो भी आपके पास अनस्टेबल एटम कहलाता है जिसके न्यूक्लियस से रेडिएशन या कोई रेज पास हो रही होती है, तो आपके पास वो एटम रेडियो एक्टिव कहलाता है। और इस प्रोसेस को जिसमें एटम जो है, एटम का न्यूक्लियस जो है वो रेडिएशन जो है वो पास आउट कर रहा होता है, या वो रेडिएशन लूज कर रहा होता है, या वो रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो आपके पास वो प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। बी आपके पास पार्ट है कि एलोट्रॉपी। ये क्या होती है कि एलोट्रॉपीज आर द एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन टू और मोर डिफरेंट फॉर्म्स इन द सेम फिजिकल स्टेट। एलोट्रॉप्स जनरली डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड मे ऑल्सो डिफर इन केमिकल एक्टिविटी। एलोट्रॉपी एक ही एलिमेंट की मुख्तलिफ शक्लें हैं जो कि आपके इस नेचर में एक फिजिकल स्टेट में पाई जाती हैं, और आमतौर पे ये फिजिकली तौर पर भी डिफरेंट होती है और कुछ मायनों में ये केमिकल तौर पर भी डिफरेंट होती है। जैसे कि हम अगर कार्बन की एग्जाम्पल लें, तो कार्बन की ग्रेफाइट भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है और डायमंड भी उसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जो कि दिखने में और काफ़ी फंक्शन में भी एक दूसरे से डिफरेंट है। आपके पास सी, फिर आपके पास डेफिनेशन जो आपके पास टर्मिनोलॉजी वो है होमोलोगो सीरीज। ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहलाती है? होमोलोगो सीरीज is a sequence of compound with the same functional group and similar properties in which the members of the series can be branched or unbranched. आपके पास कोई भी होमोलोगो सीरीज जो है कंपाउंड की, वो सीरीज कहलाती है जिसमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप या एक जैसे केमिकल की प्रॉपर्टीज रखने वाले कंपाउंड जो हैं वो एक ही सीरीज के या एक ही लाइन के मेंबर्स हों, और उनके अंदर जो है वो CH2 का डिफरेंस, जो कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट मेंबर होगा और जो सेकंड मेंबर होगा उसके दरमियान जो वो CH2 का डिफरेंस पाया जाता है। आपके पास फिर लास्ट आपके पास डेफिनेशन है आइसोमेरिज्म। ये क्या होती है? आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल विद द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम विद इन द मॉलिक्यूल। आइसोमर्स सिंपली क्या होते हैं? आइसो मतलब सेम, मर्स मतलब उनकी अरेंजमेंट, इनके सेम फार्मूला सेम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उनका, लेकिन स्ट्रक्चरल तौर पे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, तो आपके पास आइसोमर्स कहलाएंगे। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, जब आइसोमर्स फॉर्म हो रहे होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम आइसोमेरिज्म का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट डाउन एनी 4 मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। बहुत इजी है, आपके पास एक से ज़्यादा आप इजीली तौर पे इसको नेम आउट कर सकते हैं। अगर हम ओल्डेस्ट प्रिजर्वेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ड्राइंग है, रेफ्रिजरेटिंग है और फर्मेंटेशन है। जबकि हम मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो उसके अंदर कैनिंग है, पेस्चराइजेशन है, फ्रीजिंग है, इरिडेशन है और एडिशन ऑफ केमिकल्स है। तो आप इसमें जो आपको इजी तौर पे लगे आप उसको ओल्डेस्ट और न्यूएस्ट मेथड के थ्रू आप कोई भी 4 मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन लिख सकते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपली तौर पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना ही बनाया खुद जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स द टोटल मास दैट इज सम
of a mass reacting mixture and the product form remains constant. आपके पास जो भी रिएक्टेंट होगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा उन दोनों का मास ऑलमोस्ट एक दूसरे से बिल्कुल सेम होगा. एंटोनी लेवोसर जो है उसने ये लॉ 1789 में दिया था, और इसको उसने कई रिएक्शंस के बाद, कई स्टडी करने के बाद ही इसका ये लॉ पास हुआ था. इसको आप बहुत ईजी तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह समझें कि आपके पास अगर एक रिएक्टेंट साइड पे एक कोई भी लॉग या फायर मौजूद है जिसका एक ख़ास स्पेसिफिक वेट है, और जब आप इसका रिएक्शन हो जाता है कंप्लीट, तो आपके पास जो प्रोडक्ट आता है उसमें वो एशेज या राख या वो उसका स्मोक हो सकता है. तो जो रिएक्टेंट साइड पे जो भी उसका एक एस्टिमेटेड वेट था वही सेम एस्टिमेटेड वेट जो है वो आपको प्रोडक्ट पे मिलेगा. माइट भी पॉसिबल कि उसके अंदर जो है वो स्टेप वाइज कैलकुलेशन चेंज हो, लेकिन ओवरऑल जो आपके पास प्लस करके जो या आपको जो एंड में जो आंसर मिलेगा वो बिल्कुल सेम होगा. जैसे हम अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें तो 30+1 इक्वल टू 31 kg, यानी कि 31 kg रिएक्टेंट पे था और यहाँ पे 28+3 था, जो ऐड होने के बाद 31 ही बनता है. तो मास जो है वो बिल्कुल कंजर्व रहता है, वो कभी भी चेंज या कम या ज़्यादा नहीं होता, जो कि इस लॉ को बिल्कुल डिफाइन करता है कि मास तो ना ही आप खुद बना सकते हैं और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. आई होप बच्चों आपको ये सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे और आपके लिए अभी बहुत इजी होगा इन टास्क को अचीव करना. इन द एंड माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस लेसन इज वेरी क्लियर. रिवाइज इट एट होम. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallah khair.